कहते हैं कि जो सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक। इसकी वजह ये है कि इसको ऐसे अगर आप सोचें कि किसी एक मुल्क में कोई क्राइसिस आता है, उस मुल्क से करीब 4000 किलोमीटर दूर, और वहां जाके आपको लड़ाई लड़नी है, वहां जाकर आपको अपने लोगों को छुड़ाना है, बचाना है, तो आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल काम होगा। जैसे ये कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरे कुछ अपनों के साथ रशिया में, इंग्लैंड में, चीन में, हांगकांग में, कहीं पे भी दूर है बहुत, वहां पे कुछ होता है तो अचानक मुझे उन्हें बचाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और उस जहाँ पे इस देश में जो कुछ हो रहा है वहां पे उन्हें पता भी ना चले, और मैं वहां जाऊं घुसकर और फिर सारे ऑपरेशन को अंजाम दूं, अपने लोगों को बाहिफाजत लेकर आ जाऊं। अब बोलना आसान है लेकिन वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसीलिए इस ऑपरेशन को हमेशा एक इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है, उसकी खुफिया एजेंसी की, उसके कमांडोज की। और वही कहानी आज आपको सुनाऊंगा। इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से मशहूर है, आप सभी जानते होंगे। इसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्यों रखा गया? जो हिंदी में इसका मतलब होता है कि बिजली की तेजी से, बिजली की रफ्तार से। तो इस पूरे ऑपरेशन में वक्त बहुत कम था। अगर वक्त आप ज्यादा लेंगे तो खतरा ये था कि आप खुद भी फंसेंगे और जिनको आप बचाने जा रहे हैं वो भी मारे जाएंगे। तो सब कुछ बिजली की रफ्तार से करना था, इसीलिए इसको ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा गया। हालांकि इसका नाम फिर बाद में बदला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी है इजराइल की, जिसके अपने लोग एक प्लेन में सवार होकर जा रहे थे और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और 4000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में उसको रखा जाता है। उसके बाद शर्तें होती हैं, और इजराइल का एक उसूल है कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करता, उनसे समझौता नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी एक अड़चन थी, क्या करें, और अपने लोगों की जान भी बचानी थी। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये आज आपको मैं पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाता हूँ। बात 27 जून की है, 27 जून 1976 की। एयर फ्रांस की एक एयरबस 203, ये इजरायली शहर जो है तेल अवीव, वहां से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। और इस प्लेन में कुल 246 पैसेंजर थे, इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे। जो जाहिर सी बात है, चूंकि ये एयर फ्रांस की एयरबस थी तो वो सारे के सारे फ्रेंच थे। और जो पैसेंजर थे, जो मुसाफिर थे, वो ज्यादातर यहूदी थे, यानी कि इजरायली नागरिक थे, और कुछ बाहर के लोग भी थे, आधे आधे करीब 246 में। रात 11 बजे 27 जून को 1976 ये प्लेन टेक ऑफ करता है। इसके बाद 1.5 घंटे के बाद रात 12:30 बजे प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब तक सब कुछ ठीक था इस 1.5 घंटे के सफर में। एथेंस पहुंचने के बाद वहां से कुछ और मुसाफिर प्लेन में सवार होते हैं, कुल 58 पैसेंजर। और वहां से अब इस प्लेन को आगे जाना था। एथेंस से इस प्लेन को पेरिस के लिए जाना था। तो 58 पैसेंजर जो हैं वो एथेंस में सवार होते हैं। इन्हीं 58 में से 4 आतंकवादी थे, जिनके पास पिस्टल और हैंड ग्रेनेड था, और इनमें एक लड़की थी। ये जो 4 आतंकवादी चढ़े, जिनमें किसी को पता नहीं चला। अच्छा, 1976 में एयरपोर्ट पे उतनी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। वो अब 2000 के बाद ये सारी चीजें हुई है। तो उस वक्त ये हथियार, और तब भी सुरक्षा हुआ करती थी लेकिन इतनी नहीं।
तो फिर भी वो आसानी से हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब लेकर प्लेन में सवार हो गए। एथेंस से 4 आतंकवादी इसी एयर फ्रांस की एयरबस में। ये जो 4 आतंकवादी इसमें सवार हुए थे, इसमें से 2 जो थे वो फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के थे, सो उनसे जुड़े हुए थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। और ये लोग कायदे से फिलिस्तीन में जो एक आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसके समर्थक थे। तो जब ये प्लेन एथेंस से उड़ान भरता है पेरिस के लिए, जैसे ही टेक ऑफ होता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये चारों अपनी सीट से उतरते हैं और उनमें से एक जो लड़की है वो एक हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल लेती है और तमाम लोगों को कहती है कि अगर किसी ने भी कुछ विरोध किया तो वो ये हैंड ग्रेनेड फेंक देगी और इससे प्लेन उड़ जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। जबकि उनमें से एक जो है, ये बात है कि उस वक्त कॉकपिट उस तरीके से बंद नहीं हुआ करता था जिसके पिन हो और डोर क्लोज हो जाए, वो भी सब बाद में हुआ। तो कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट दोनों थे। एक आतंकवादी अंदर कॉकपिट में जाता है और को पायलट को बाहर निकाल देता है और उसको पायलट को बाकी के जो बाहर 3 आतंकवादी थे प्लेन में वो उस पर कब्जा कर देते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब को पायलट की सीट पर खुद एक आतंकवादी बैठा हुआ था और वो अब पायलट को डायरेक्शन देता है। सबसे पहले वो उस प्लेन को, चूंकि पेरिस जाना था, वो उसका रूट डाइवर्ट करता है और उसको कहता है कि आप इसको लीबिया ले चलो। और लीबिया के जो शहर है एक बेंगाजी, वहां पे ले जाने के लिए कहता है। पायलट बेबस लाचार, तो पायलट मजबूरी में प्लेन को पेरिस की जगह पे रूट उसका मोड़ता है और बेंगाजी के लिए चला जाता है। बेंगाजी में एटीसी से स्पेशल परमिशन लेते हैं। पायलट बताता है कि ऐसे ऐसे प्लेन कब्जा हो गया। वहां पे भी लीबिया में ये सुनकर थोड़ी हड़कंप मचती है, लेकिन प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे दी जाती है, इसलिए कि प्लेन में ईंधन, फ्यूल नहीं था, कम था। तो लीबिया में उतरने के बाद बेंगाजी में उस प्लेन में रिफ्यूलिंग होती है, ईंधन भरा जाता है और इसी दौरान उसमें एक ब्रिटिश लेडी थी उस प्लेन में सवार, ब्रिटिश सिटीजन, ओल्ड एज थी काफी और वो बीमार थी। तो क्रू मेंबर और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो आतंकवादी जो है उस ब्रिटिश लेडी को बेंगाजी एयरपोर्ट पे ही उतारने की इजाजत दे देता है और उस लेडी को उतार दिया जाता है। बेंगाजी में ये प्लेन करीब 7 घंटे तक रुका रहता है एयरपोर्ट पे। रिफ्यूलिंग वेलिंग के बाद ये फिर से उड़ान भरता है। जब ये उड़ान भरता है तब पहली बार जो को पायलट के सीट पे आतंकवादी बैठा हुआ था वो पायलट से कहता है कि इस प्लेन को अब युगांडा ले लो। अब युगांडा का नाम आते ही आपको 2-3 चीजें, युगांडा एक अफ्रीकी देश और इसका उस वक्त जो रूलर था, शासक था, ईदी अमीन, एक काला सा बहुत, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। ईदी अमीन के दुनिया भर में किस्से बहुत सारे मशहूर हैं, उसके ऊपर पूरी एक कहानी एक दिन सुनाई जा सकती है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ईदी अमीन के बारे में एक चीज आपको बताऊंगा कि ईदी अमीन की एक पहचान ये भी है कि उसे एक तरह से आदमखोर भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसने इंसानों को भी खाया। ईदी अमीन एक युगांडा का जो शासक, तो उसकी जुल्म के उसके बाकी किस्से तफसील से डिटेल में किसी और दिन, फिलहाल अभी इसी पे रुकते हैं। तो एक आतंकवादी को पायलट जो था वो कहता है कि अब युगांडा की तरफ प्लेन को ले लो। अब तक इस प्लेन को हाईजैक हुए हुए करीब करीब 15 घंटे हो चुके थे। 28 जून 1976 को दोपहर करीब 3 बजे ये प्लेन एंडबी एयरपोर्ट, युगांडा का जो एक शहर है,
वहां पे ये लैंड करता है। जब एटीसी को कहा जाता है तो एटीसी वहां की कोई विरोध भी नहीं करती और उनका कोई रूट भी नहीं था, वहां उतरना भी नहीं था रूटीन फ्लाइट में। लेकिन यहीं से कुछ साजिश की भी बू आती है कि शायद पहले से कुछ जानकारी थी। तो एंटबी एयरपोर्ट पे 28 जून को ये प्लेन लैंड करता है और जैसे ही ये प्लेन उतरता है युगांडा की सरजमीन पर, तब सबसे ज्यादा बड़ा खतरा अब मंडराने लगता है, इसलिए कि युगांडा और ईदी अमीन ये दोनों भी फिलिस्तीनी समर्थक थे और इनका सॉफ्ट कॉर्नर था उन लोगों के लिए, और इजराइल के दुश्मन थे, विरोधी थे। तो युगांडा का जो तानाशाह ईदी अमीन जब ये प्लेन लैंड करता है उसके बाद उसकी इजाजत से पूरे एयरपोर्ट के आसपास जो एंटबी एयरपोर्ट था उसको चारों तरफ से युगांडा की आर्मी, जो ईदी अमीन की सेना थी, वो उसे घेर लेती। करीब करीब 200 युगांडन आर्मी जो है एयरपोर्ट के रनवे से लेके चारों तरफ, और वो इसलिए ताकि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अगर सोचे भी तो न कर पाए, ताकि ये आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। तो करीब 200 के करीब जवान एयरपोर्ट पे अपने घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद उस प्लेन से एक एक कर सारे मुसाफिरों को उतारा जाता है। 4 आतंकवादी ऑलरेडी प्लेन में एथेंस से सवार हुए थे, वो 4 भी प्लेन से उतरते हैं और उस एयरपोर्ट पर पहले से ही फिलिस्तीनी समर्थक करीब 5 आतंकवादी और थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस प्लेन को हाईजैक करके कहाँ लाया जा रहा, तो वो पहले से ही एंटबी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। तो अब करीब 9 आतंकवादी की तादाद 200 के करीब ईदी अमीन के जो सेना थी वो एयरपोर्ट पर मौजूद। इसके बाद इन सारे मुसाफिरों को प्लेन से उतार कर एयरपोर्ट के ही ट्रांजिट हॉल पे ले जाया जाता है और वहां पे ले जाने के बाद पहली बार अब दुनिया को ये धीरे धीरे खबर फैलती है कि एयर फ्रांस का एक प्लेन हाईजैक हो गया है और उसमें ज्यादातर इजरायली सिटीजन, नागरिक, यहूदी वो सवार है। खबर इजराइल तक भी पहुंचती है, इजराइल में हड़कंप मच जाता है। अब ईदी अमीन को भी ये मालूम था कि ये हाईजैक हो चुका है और उसी की सरजमीन पर इस प्लेन को उतारा गया और जिसमें सारे बंदी हैं। लेकिन कमाल ये है कि कुछ करने की बजाय ईदी अमीन प्लेन जब लैंड करता है उसके कुछ घंटे के बाद खुद एयरपोर्ट पहुंचता है अपने लौ लश्कर के साथ और वो सारा इंतजाम देखता है वहां पर। इसके बाद पहली बार वहां पे उतरने के बाद हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखते हैं और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि इजराइल के जेल में 40 फिलिस्तीनी टेररिस्ट जो बंद है उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा कीनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी, तब जर्मनी के 2 वो थे, वेस्ट जर्मनी में वहां की जेलों में कुल 13 और आतंकवादी बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। तो कुल 53 टेररिस्ट की रिहाई की शर्त रखी गई जो इजराइल और इन बाकी कंट्री में की जेलों में बंद थे। इसके अलावा 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उन्होंने मांग की और डेडलाइन दी 1 जुलाई की, और ये डिमांड जो रखी गई है 28 जून 1976। तो 3 दिन की मोहलत दी गई इजरायली सरकार को कि 3 दिन के अंदर आप हमारे 53 आतंकवादियों को जो अलग अलग जेलों में बंद हैं उनको रिहा करें और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दें
अगर 1 जुलाई 1976 की सुबह 6 बजे तक मांगे नहीं मानी गई तो एक एक कर सारे मुसाफिरों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये मांग देने के बाद, ये जो डिमांड की गई, उसके बाद 29 जून की तारीख आती है 1976। युगांडा की उसी एयरपोर्ट पे, एंडबी एयरपोर्ट पर, कैप ट्रांजिट हॉल में कैदियों को एक साथ खड़ा किया जाता है और फिर उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। बाकायदा जो टेररिस्ट थे वो नाम पुकारते हैं कि करके पैसेंजर का, और जिन जिन के वो नाम पुकार रहे थे वो सारे यहूदी थे, मतलब इजरायली सिटीजन। तो जो खड़ा होता जिसके नाम वो पूछते, उसको एक दूसरे हॉल में वो भेज देते। और उसी एयरपोर्ट पे जो एक ट्रांजिट हॉल था वो उस वक्त इस्तेमाल में बंद नहीं था, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो खाली था। तो नाम पुकारते एक एक करके इजरायली सिटीजन का, यहूदी का, और उसको उसके बाद उस हॉल की तरफ भेज देते। तो अब उन्होंने उस पूरे जो प्लेन में मुसाफिर थे उनको 2 ग्रुप में बांट दिया। जितने जो इजरायली सिटीजन थे वो पता चला कि उस प्लेन में 94 थी उनकी तादाद, 94। इसके अलावा जो 12 क्रू मेंबर थे एयर फ्रांस के, फ्रेंच थे वो, तो इन 94 इजरायली सिटीजन और 12 क्रू मेंबर को उस ट्रांजिट हॉल में, जो कि इस्तेमाल में बंद था, उस एक हॉल के अंदर रख दिया। इसके अलावा बाकी जितने बचे उनको एक साथ रखा, और ये जो बचे थे ये सब दूसरे मुल्कों के सिटीजन थे, यूएस के, फ्रांस के, ग्रीस के। तो अलग अलग अब कर दिया, एक तरफ सिर्फ इजरायली सिटीजन और एक तरफ नॉन इजरायली। इसके बाद अब ईदी अमीन के जरिए इजराइल भी कोशिश कर रहा बाकी मुल्कों से, अफ्रीकी मुल्कों से, कि वो इसमें कुछ हेल्प करें उनको छुड़वाने में। तो कुछ मुल्कों का दबाव आता है। उसके बाद जो हाईजैकर्स हैं वो उनमें से 48 पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं पहली खेप में। इनमें से ज्यादातर जो थे वो बीमार थे और बुजुर्ग थे, और ये 48 के 48 गैर इजरायली थे, मतलब इजराइल के सिटीजन नहीं थे बल्कि ये दूसरे सिटीजन थे। तो इन सभी 48 लोगों को, जो बीमार, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे थे, इनको एक स्पेशल प्लेन से सीधे एंटबी एयरपोर्ट से पेरिस ले जाया जाता है, वो नजदीक वहां से। तो पहली खेप में 48 मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। अब 30 जून आ चुका था, 30 जून को ये 48 लोगों को छोड़ा गया। अब मोहलत खत्म होने में कुछ घंटे बाकी, क्योंकि 1 जुलाई की सुबह का वक्त नजदीक आ रहा था। इधर इजराइल में लगातार बातचीत चल रही थी, क्या करें, कि उनकी सरकार का अपना कानून बीच में आ रहा था, आतंकवादियों से बात नहीं, समझौता नहीं। तो इजराइल ने फिर अचानक कुछ अपने अफ्रीकी मुल्क देशों के जरिए ईदी अमीन तक मैसेज भिजवाया। उसने कहा कि जो मोहलत दी गई है उसको थोड़ा बढ़ा दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आपकी मांग पे सोचने के लिए तैयार हैं, हमें थोड़ा मोहलत दे दें, क्योंकि एक तो ये अलग अलग जेलों में बंद है, और फिर कुछ बाकी 40 तो इजराइल में है, और बाकी जो 13 है वो और दूसरे मुल्कों में है, तो उन सबको इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। तो मोहलत मांगी इजरायली गवर्नमेंट ने। तो जो किडनैपर थे, जो हाईजैकर थे, वो फिर इनकी मोहलत को मांग लेते हैं, और 1 जुलाई की जगह पे वो 3 दिन और वक्त देते हैं। अब डेडलाइन था 4 जुलाई। 4 जुलाई 1976 दोपहर 12 बजे तक अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका ये था कि जितने भी इजरायली सिटीजन उनको एक एक करके मार देंगे। तो 3 दिन की मोहलत अब इजरायली सरकार को मिल गई। इसके बाद, इस मोहलत को देने के कुछ घंटों के बाद, जो हाईजैकर थे
वो 100 और गैर इजरायली जो पैसेंजर थे उनको भी छोड़ देते हैं और उन सबको भी एक स्पेशल प्लेन से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एंटबी एयरपोर्ट जो युगांडा, उसके ट्रांजिट हॉल में सिर्फ और सिर्फ 94 इजरायली सिटीजन बचते हैं और फ्रांस के जो है 12 क्रू मेंबर और इसके अलावा 10 नौजवान जो थे उस प्लेन में सवार मुसाफिर, वो भी फ्रांस के थे। तो कुल मिलाकर अब 116 पैसेंजर उस ट्रांजिट हॉल में बचे थे जो उस प्लेन में सवार थे जिनको हाईजैक किया गया था। 116 के अलावा बाकी सभी को छोड़ दिया गया था। मतलब लगभग करीब 150 से ज्यादा लोगों को 2 खेप में छोड़ दिया गया। अब इधर ये था कि मोहलत तो दे दी इजरायली सरकार के कहने पे। अब इजराइल सरकार के सामने दिक्कत ये कि वो करे क्या करे। मांगे माने तो फिर अपने देश में ही लोगों के सामने वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी शर्त ये थी कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने लोगों को छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोशिश लगातार जारी थी, बातचीत की भी कोशिश हो रही, उधर हाईजैकर्स को भी उलझा कर रखा गया है इजराइल की तरफ से। बाकी दुनिया से भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है, ईदी अमीन पर दबाव डाल के कोशिश की जा रही है। इस दौरान में, इस पीरियड में 2 दिन के लिए ईदी अमीन एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस की तरफ निकल गए। तो जब वो मॉरिशस गया तो थोड़ा सा इन लोगों को भी मौका मिला कुछ करने का, कुछ सोचने का, क्योंकि जब तक ईदी अमीन नहीं आएगा तब तक कुछ होना नहीं था। लेकिन सारी चीजें, मॉरिशस में भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी चीजें नाकाम रही। इसी बीच 3 जुलाई 1976 की तारीख आ जाती है। मतलब अब डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ अब 1 दिन बाकी है। 1 जुलाई को मोहलत बढ़ाई गई थी, अब 3 जुलाई की तारीख आ गई और 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे पहली बार इजरायली गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। अभी तक सब कुछ ऐसे ही था, करें क्या करें, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इस फैसले से पहले कुछ चीजें और एक साथ चल रही थी और वो ये थी कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो उनमें 3 ऑप्शन आए। एक कि जहां पे इन लोगों को रखा गया है एंटबी एयरपोर्ट पर, वहां पे हमला किया जाए प्लेन के जरिए। दूसरा ऑप्शन ये था कि पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते जहाज से वहां पहुंचा जाए एंटबी। और तीसरा ये था कि कीनिया से सड़क के रास्ते युगांडा में घुसा जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए। इन सारी चीजों पे बातचीत हुई उनके कमांडोज, मोसाद, सबसे। लेकिन पता चला कि पानी के रास्ते और सड़क के रास्ते में रिस्क ज्यादा है, वक्त भी ज्यादा लगेगा, इसलिए हवाई रास्ता सही है। जो भी ऑपरेशन करना है वो हवाई रास्ते से, प्लेन से ही होना है। और अब ये तय हो चुका था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको मंजूरी चाहिए थी कैबिनेट की। तो शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें तय होता है कि हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं। इधर दूसरी तरफ जो पैसेंजर फंसे हुए थे इजराइल के, चूंकि बाकी सब छोड़ दिए गए, तो उनके रिश्तेदारों का बड़ा प्रेशर, इजराइल में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया सरकार के ऊपर, दबाव कि उन्हें बचाया जाए, उन्हें वापस लाया जाए। तो सरकार भी दबाव में, क्या करें क्या ना करें। 6:30 बजे मीटिंग होती है और मीटिंग में आखिर ये फैसला लिया जाता है कि नहीं, हम ऑपरेशन करके युगांडा में घुसेंगे
और अपने लोगों को बचा कर लाएंगे। और ये तय हो गया। इसके बाद इस ऑपरेशन के लिए ब्रिगेडियर जनरल डॉन शोमरोन, उनको हेड बनाया गया, इस ऑपरेशन का पूरा कमांडर। और ये तय हुआ, जो दूसरे थे इसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू, इनको फील्ड ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया, जो जमीन पे जाकर ऑपरेशन करना है नेतन्याहू को। ये वही नेतन्याहू हैं जो इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके बड़े भाई थे। प्रधानमंत्री जो अभी हैं, जो इंडिया भी आए थे, वो छोटे भाई हैं। तो ये तय हुआ कि ऑपरेशन करना और कुछ नहीं है, और 4000 किलोमीटर जाकर दुश्मन देश में घुसकर अपने लोगों को बचाना है, लाना है, और वो भी ये कि उनको पता भी न चले कि हम लोग आ चुके हैं। काम मुश्किल था। इस दौरान जब ये बातचीत चल रही थी और जो मोहलत का टाइम था बीच में, 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई, उससे पहले 28 तारीख जब से ये किडनैपिंग हाईजैकिंग हुई थी, उसके बाद से तो मोसाद और वहाँ की जो अपनी टीम थी वो लगातार लगी हुई थी सारे इंफॉर्मेशन बटोरने में। और जो 2 खेप में छोड़ा गया था लोगों को, नॉन इजरायली को, एक बार में 58 और एक में 100 से ज्यादा, तो जब इनको स्पेशल प्लेन से पेरिस लाया गया था, तो मोसाद की एक पूरी टीम पेरिस पहुंच चुकी थी। और उनमें से एक एक मुसाफिरों से जो रिलीज किए गए थे, जो बात करने की हालत में थे, क्योंकि एक तो शौक लगा हुआ था, ये भी था कि बचेंगे कि नहीं, तो जो लोग बात करने की हालत में, उनमें से एक एक को पर्सनली मोसाद के लोगों ने पूछताछ की, इंट्रोगेट किया, और उनसे छोटी छोटी जानकारी ली कि एंटबे एयरपोर्ट पे क्या है, कितने आतंकवादी हैं, युगांडा की जो सेना है वो कहाँ कहाँ पे रहती है, कब कब उनकी पोजीशन बदलती है, तब माइनर से माइनर जानकारी दी। यहाँ तक कि एक प्लेन के जरिए ऊपर से एंटबे एयरपोर्ट का पूरा उन्होंने एक पिक्चर तक ली, खामोशी के साथ, कि पता न चले। और उस पिक्चर के हिसाब से बाकायदा इजराइल में रातों रात वैसी ही एक एयरपोर्ट का मॉडल तैयार किया गया, एक ढांचा। और जो इन लोगों से जो पैसेंजर छूट कर आए थे, उनसे जो पूछताछ हुई कि वहां पे कैसे क्या है, ट्रांजिट हॉल कहाँ पे है, रनवे का क्या है, उन सारी चीजों को मिलाकर उस पिक्चर और लोगों के बयान के आधार पर एक पूरा एक नकली एयरपोर्ट तैयार किया गया, एंटबी टाइप का। और उस एयरपोर्ट को तैयार करने के बाद बाकायदा एक ड्रिल किया गया कि अगर हमें वहां जाकर ऑपरेशन करना है तो कैसे प्लेन लैंड करेगा, कैसे वहां तक पहुंचना, कैसे अपने लोगों को लाना है, कैसे बचाना है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में एक और चीज आई कि जिस एंटबी एयरपोर्ट के उस टर्मिनल में रखा गया इन सारे इजरायली लोगों को, पता चला कि उस जमाने में इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो दुनिया में बहुत सारे उसने एयरपोर्ट बनाए। उसी कंपनी जिस से पता चला कि जो एंटबी एयरपोर्ट है वो भी एक इजरायली कंपनी ने, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई थी। तो उसके जो मेन इंजीनियर था वो उस वक्त इजराइल में ही था, उसको ढूंढ के निकाला गया फौरन। और फिर उससे उस पूरे ट्रांजिट हॉल और उस सारी जगहों की छोटी छोटी जानकारी ली गई, क्योंकि उसने खुद बनाया था तो वो बेहतर जानकारी और सॉलिड जानकारी दे सकता था। तो उसके जरिए कि वो बंधक कहाँ पे रखे गए हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वहां पे क्या क्या रास्ते हैं, उस ट्रांजिट कंपनी के उस इंजीनियर के जरिए जानकारी दी गई। तो ये ग्राउंड वर्क इस दौरान में जब बातचीत चल रही थी सरकार के लेवल पे और सारी कोशिशें हो रही थी, और 3 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में जब ये फाइनल हो गया कि ऑपरेशन करना है, उससे पहले मोसाद लगभग ये सारा ग्राउंड वर्क कर चुका था। जब ये फैसला हो गया कि अब सब कुछ करना है और वक्त नहीं है, क्योंकि 4 जुलाई नजदीक है, 3 जुलाई 6:30 बजे तो कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो करीब 200 जो सबसे बेस्ट कमांडो इजरायली फोर्स में थे,
उनको चुना जाता है इस ऑपरेशन के लिए। और 3 जुलाई 1976 रात 9 बजे इजरायली कमांडो की ये जो 200 सबसे उनके सॉलिड, उनमें से चुना जाता है। इनको 4 इजरायली एयरफोर्स के C-13 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन, इसमें सवार किया जाता है। और ये लोग सब, चूंकि दूरी ज्यादा थी, तो शर्मल शेख एयरपोर्ट से ये उड़ान भरते हैं 4 अलग अलग हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन में। अब इस सारे विमान में बैठ तो गए, सिर्फ प्रॉब्लम ऑपरेशन में एक थी कि एयरपोर्ट पे एंटबी में ईदी अमीन के सेना ने चारों तरफ से रनवे से लेकर सब कुछ घेरा हुआ है। रात के वक्त में ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि दिन में प्लेन लैंड करेगा तो दिखाई देगा। रात में प्लेन को इस तरीके से वहां पे उतारना है कि एक तो युगांडा की वायु सीमा में जब एयर स्पेस में आप दाखिल हो तो उनको पता ना चले। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो भी उनको पता ना चले, कि उनका ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल न पकड़ सके। तो ये मुमकिन कैसे है? तो पता चला कि ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि प्लेन की ऊंचाई युगांडा की वायु सीमा में दाखिल होने के बाद अगर 30 मीटर से ज्यादा ना हो, मतलब 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई हुई तो आप जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, उसके आप रडार में आ जाएंगे और आप पकड़े जाएंगे और पता चल जाएगा। एक खतरा ये था। तो अब सवाल ये था कि क्या 100 फीट की ऊंचाई तक इस प्लेन को उड़ाया जा सकता है? तो उसका तकनीकी पहलू ये था कि हाँ, उड़ाया जा सकता है। रिस्क है लेकिन उड़ाया जा सकता है। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब लेकिन दूसरा एक खतरा ये था कि रात होते ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो। इसके लिए एक बेसिक चीज है कि युगांडा की आर्मी, क्योंकि एयरपोर्ट उनके कब्जे में है, बाकी सारे फ्लाइट वहां से कैंसिल कर दी गई है आम पैसेंजर के लिए, तो क्या रात को अगर वो रनवे की लाइट बंद कर देंगे तो फिर लैंड नहीं हो सकता है प्लेन। तो अगर उन्होंने रनवे की लाइट बंद कर दी तो क्या होगा? ये दूसरा ऑप्शन था। अब खतरा सब कुछ था लेकिन ये कि वक्त नहीं है। तो रात 9 बजे ये 4 प्लेन हरकुलिस, जिसमें इनके कमांडो सवार थे, ये उड़ान भरते हैं। अब 4 प्लेन में से एक प्लेन खाली लेकर जाया गया था। उसकी वजह ये थी कि जिन पैसेंजर को आपको रेस्क्यू कराना है उनको उसी वक्त हाथों हाथ प्लेन में बैठा के और वहां से निकालना है। तो एक प्लेन सिर्फ मुसाफिरों के लिए। एक प्लेन जो था वो शर्मल शेख एयरपोर्ट पे रखा गया बाकायदा मेडिकल उसके इक्विपमेंट्स के साथ, कि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो मदद करेगा। इन जो हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन था, इसके अंदर बाकायदा मर्सिडीज गाड़ी काले रंग की और लैंड रोवर कारें, उसका भी एक काफला रखा गया पूरा। अब इसकी वजह क्या थी? ये पता चला मोसाद को उस वक्त इसके जरिए कि ईदी अमीन ब्लैक रंग की मर्सिडीज का शौकीन है और वो हमेशा जो उसका अपना पूरा कारवां चलता है वो ब्लैक रंग की मर्सिडीज में ही आता जाता है। तो युगांडा में जहां पे भी, और उसके साथ जो उसके लोग चलते हैं वो लैंड रोवर कार में चलते हैं, जो उसके गार्ड्स चलते हैं, और ये खुद ब्लैक रंग की मर्सिडीज में बैठता है। तो ये मर्सिडीज में होता है और उसके जो गार्ड, स्पेशल गार्ड है, उसके जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो लैंड रोवर में चलते हैं।
तो जब भी उसका कारवां गुजरता है तो ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर को देख के ही लोग समझ जाते हैं कि ये ईदी अमीन का काफिला जा रहा है, चाहे फिर वो फोर्स के हों या आर्मी के हों, तो फिर उनको कोई रोकता नहीं है। तो मुसाद को जब ये पता चला तो उसने इसकी पूरी प्लानिंग की। उसने उस ट्रांसपोर्ट प्लेन में बाकायदा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार और लैंड रोवर की कई गाड़ियां उसमें थी। इसके बाद ये प्लेन बिना रडार में आए हुए देर रात युगांडा की सीमा में घुसता है और फिर बिल्कुल 100 फीट 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ान भरते हुए, और नसीब ये अच्छा था कि उस वक्त एयरपोर्ट रनवे की लाइट जल रही थी, तो जो सबसे आगे पहला प्लेन गया उसका ये था कि उसके अंदर वो चीजें थी कि वो किसी तरह, चाहे रिस्क हो, अगर उसमें ये भी था कि अंधेरा होगा तो किसी भी तरह कोशिश करनी है, और वो लैंड करते ही सबसे पहले रनवे की लाइट का इंतजाम करेगा। तो वो अपने साथ उस तरीके की लाइट लेकर गए थे जिससे प्लेन को लैंड कराने में आसानी हो। और जब प्लेन लैंड करना था उससे पहले ही उसका वो खुल गया था पीछे से सब कुछ, ताकि वक्त बर्बाद ना हो, रनवे पे रुकने के बाद ना खोले। तो एक पहला प्लेन जब लैंड करता है उसके अंदर से सीधे गाड़ियों का काफिला धड़धड़ा कर बाहर आना शुरू होता है, जिसमें ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर कार, और उस सारी गाड़ियों में प्लेन के अंदर से ही कमांडो पहले से बैठे हुए थे। तो वो रनवे पे आता है तो वो कमांडो के साथ आता है उन गाड़ियों में। उसके बाद ये 4 प्लेन एक एक करके युगांडा की एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद सीधे वहां पे अब लैंड करने की तैयारी कर रहा है। ये जो 4 कार्गो विमान की मैं बात कर रहा हूं, इसके साथ 2 बोइंग 707 प्लेन भी था। पहली बोइंग जिसमें मेडिकल टीम थी उसको नैरोबी एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था ताकि कोई इमरजेंसी हो तो उसको बुलाया जा सके। दूसरी बोइंग को एंटबी एयरपोर्ट पर उतरना था इनके साथ, ताकि वो बंधकों को जो है वो वापस लेकर आ सके। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एयर स्पेस में दाखिल हो चुके थे। रात के ठीक 11 बजता है और ठीक 11 बजे एक एक कर इजरायली एयरफोर्स की ये 4 विमान 30 फीट की ऊंचाई उड़ते हुए एंटबी एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचते हैं। पहली जो प्लेन से मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का काफिला निकलता और उसमें सारे उनके कमांडो थे, तो जब ये गाड़ी का काफिला उतरता उसके पीछे धीरे धीरे एक एक करके अब बाकी प्लेन उतर रहा है। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो आवाज और वो सारी चीजें थी वो भी उसी हिसाब से थी। तो 11 बजे का वक्त था रात का। अब लैंड रोवर और काली रंग की मर्सिडीज गाड़ी रनवे से उस टर्मिनल की तरफ जा रही है जहां पे बंधकों को बना रखा गया, और ये सारे एकदम लैस हैं। और खास बात ये थी कि इनके पास साइलेंसर लगे हुए सारे हथियारों का वो था। उनका ये था कि खामोशी से करना और ये ना पता चले कि किसी तरह की कोई हमला हुआ है। तो साइलेंसर वाली बंदूक और वो सारी चीजों के साथ ये उतरते हैं। गड़बड़ एक होता है कि जब ये गाड़ियों का काफिला रनवे के से उस टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था जहां पे सारे बंदी थे, 2 गार्ड युगांडा की आर्मी के, उससे पहले और कई गार्ड देखते हैं, वो सारे ऐसे सैल्यूट करके उस काफिले को जाने देते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि इस ब्लैक मर्सिडीज में ईदी अमीन के अलावा कोई नहीं होता और लैंड रोवर भी है। पर 2 गार्ड जो ईदी अमीन के साथ लंबे वक्त तक रह चुका था पर्सनल की सिक्योरिटी में, वो काली मर्सिडीज को देख के भी उसको रुकने का इशारा कर देता है। और उसकी वजह ये थी
जो मोसाद जहां पे सिर्फ एक चूक हुई, 3 दिन पहले ही, यानी ये 3 जुलाई रात 11 बजे को ऑपरेशन हो रहा है, 1 जुलाई को ईदी अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज को हटाकर पहली बार अपने काफिले में व्हाइट मर्सिडीज खरीद ली थी, और वो पिछले 3 दिनों से व्हाइट मर्सिडीज में चल रहा था। अब चूंकि बीच मर्सिडीज को आए हुए 3 दिन हो गया, लेकिन बीच में वो मॉरिशस गया, तो हर दिन उसका कारवां तो निकला नहीं, तो ये चीज चूक हो गई कि अभी भी वो ब्लैक यूज कर रहा है या व्हाइट यूज कर रहा है। तो ये उन दोनों गार्ड को खासतौर पे पता था कि अब ईदी अमीन ने व्हाइट मर्सिडीज ले ली और वो अब उसी में चल रहा है। और कुछ देर पहले ईदी अमीन वहां से गया था तो व्हाइट मर्सिडीज में ही था। यहाँ पे मोसाद धोखा खा गए। तो उन दोनों गार्ड ने उस ब्लैक मर्सिडीज को देख के उसको समझ में आ गया कि इसमें ईदी अमीन नहीं है, तो रोकने का इशारा किया, ये रुके नहीं, तो उसने गोली चला दी AK-47 से। जवाब में इधर से भी कमांडो ने गाड़ी से गोली चलाई, साइलेंसर लगी हुई उससे चलाई, और दोनों वो गार्ड वहीं पे मारे गए। लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि जब गार्ड ने जो गोली चलाई थी वो AK-47 से, उसकी शोर, गोली की आवाज दूर तक चली गई, और जो बाकी वहां पे युगांडा की आर्मी के लोग थे सब, वो चौकन्ने हो गए और उन्हें लगा कि कुछ हमला हो चुका है। फिर तब तक गाड़ियों का काफिला, सामने प्लेन, सब कुछ था। तो अब ये था कि अब कुछ बचा नहीं इधर। अब जो कमांडो थे इजराइल के, उनके सामने भी था कि अब तो हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने तय किया कि अब सीधे ये पूरी गाड़ियों का काफिला उस मेन टर्मिनल की तरफ ही लेकर जाएंगे, गोली चलाते हुए, जहां पे सारे बंधकों को रखा गया है। तो अब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर उतरने के बाद जो इजरायली कमांडर थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक को सबसे पहले जाना था उस टर्मिनल पे जहां पे बंधक बनाकर रखे गए ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर रहना था, और तीसरी टीम को जो आतंकवादी थे और आर्मी थे उनसे निपटना था। और एक इनको बैकअप वो था कि जो मुसाफिरों को बचाया जाएगा, जो इजरायली है, उनको बाहिफाजत उस प्लेन में लाकर बैठाना है। तो अब ये पूरी टीम जो है वो उस बिल्डिंग में घुसती है, गोली चलती है, दोनों तरफ से गोली चलाते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कुछ, एक और भी चीज थी कि जो कमांडो थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने युगांडा की आर्मी की भी वर्दी पहन रखी थी, ताकि आर्मी को धोखा दिया जा सके युगांडा की कि ये बाहरी नहीं अपने लोग हैं। तो उनको चकमा देना तो ठीक था, लेकिन अब जो इजरायली बंधक बने हुए थे उनके सामने उस वर्दी में वो नहीं पहचानते कि ये कौन है, और वो धोखे में फिर आते नहीं और वो उनके साथ जाते नहीं, क्योंकि लगता कि उनकी जान को खतरे में है। तो यहाँ पे फिर उन लोगों ने बाकायदा इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में चीख चीख कर बोला कि हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ, जमीन पर लेट जाओ। तो फिर उन लोगों को समझ में आया, वो लेटे जमीन पर। फिर इसी में पूछा गया हिब्रू लैंग्वेज में कि कितने आतंकवादी कहाँ हैं, तो उन लोगों ने इशारे से बताया कि वो एक दूसरे कमरे में जो सारे हाईजैकर है वो उधर है। इसके बाद गोलीबारी होती है, ग्रेनेड से भी हमला करते हैं इजरायली सैनिक, और करीब 6 मिनट के अंदर अंदर जब वो टर्मिनल की बिल्डिंग में घुसते हैं, सारे जो बंधक थे इनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसके बाद जो दूसरी टीम थी उनको एक एक कर, जो बाहर रनवे पे थे वो सारे, अब तक जो युगांडा के आर्मी थे उनके साथ मुकाबला हो रहा था, वो सारे एक एक कर मारे जा रहे थे। इस बीच जब यह ऑपरेशन हो रहा था तो जो इसके कमांडर थे जनरल एडम,
ये एक दूसरे प्लेन में उस एयरपोर्ट के ऊपर, अब चूंकि ये जमीन पे उतर चुके थे सारे इजरायली कमांडो, तो फिर उसके कुछ देर के बाद वो ऊपर आते हैं और आसमान में प्लेन में बैठकर बाकायदा एयरपोर्ट पे क्या कुछ हो रहा उसकी निगरानी आसमान से कर रहे हैं, जो इस ऑपरेशन के कमांडर हैं। और जो ग्राउंड इंचार्ज थे नेतन्याहू, वो सारा कुछ संभाले हुए थे। तो गोलीबारी होती, इसमें कुल 9 हाईजैकर्स मारे जाते हैं। युगांडा की आर्मी के 48 लोग मारे जाते हैं और इनमें से एक नेतन्याहू को गोली लग जाती है और वो गोली ऊपर की तरफ से आई थी और सीधे सीने में लगी थी। तो उस वक्त हालत बहुत खराब थी, जबकि 5 कमांडो घायल होते हैं, मारा कोई नहीं जाता। इसके बाद ये सारे मुसाफिरों को एक एक करके लाकर उस प्लेन में बैठाया जाता, जो खास तौर पर उनके लिए लाया गया था। और लाने के बैठाने के बाद उधर युगांडा आर्मी के इतने लोग मारे गए थे, फिर उधर से गोलीबारी बंद होती है, लेकिन ये स्पीड में सब कुछ करते हैं। और उसके बाद जाते जाते उस एयरपोर्ट पे 9 मिग और कुछ और प्लेन खड़े थे एंटेबी के एयरपोर्ट पे। तो इजरायली कमांडो उन सारे प्लेन को भी उड़ा देते हैं, ये सोचते हुए कि ये एक बार यहां से जब उड़ेंगे तो उनका पीछा ना करें, उनके ऊपर आसमान में भी हमला ना करें। तो रनवे के आसपास जितने प्लेन खड़े थे उन सबको भी उड़ा दिया जाता है बॉम्ब से, और वो सारे प्लेन तबाह हो गए। लैंड करने से लेकर मुसाफिरों को वापस प्लेन में बैठाने तक जो पूरा वक्त था वो 56 मिनट था, 56 मिनट्स। 56 मिनट के अंदर 4 एयरफोर्स की प्लेन लैंड करता है, ऑपरेशन होता है और सारे मुसाफिरों को वापस लेकर जाया जाता है। जब ये लोग वापस यहां से जाते हैं उसके बाद ईदी अमीन को सारी खबर मिलती है, और ईदी अमीन जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद जो उसकी हालत हुई, क्योंकि उसके देश में घुस के, हालांकि बाद में उसने ये भी मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हुए उसने कहा था कि इस तरह दूसरे की देश की सीमा में घुसकर ये ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बेकार की चीजें थी। 56 मिनट में ये ऑपरेशन करने के बाद बाकायदा शर्म शेख प्लेन पहुंचता है वहां पे। उसके बाद ये लोग अगले दिन सुबह सुबह इजराइल पहुंचते हैं, और इजराइल में उस वक्त कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में तमाम लोग एयरपोर्ट के बाहर, उन्हें खबर मिल गई थी। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसका अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा। एक सिर्फ इसमें जो पूरा है, एक जो बंधक था इजरायली, वो वहां पे इसमें क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हो जाती है। और नेतन्याहू को जब वापस प्लेन से लेकर आ रहे थे तो वो भी दम तोड़ देते हैं प्लेन में ही, जमीन पर उतरने से पहले ही। एक और महिला थी जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको उस टर्मिनल एयरपोर्ट से उठाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। जब ये ऑपरेशन खत्म होता है उसके बाद में ये खबर आती है कि उसके नेक्स्ट डे, चूंकि बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था ईदी अमीन, वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है और हॉस्पिटल में उस लेडी को भी मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 बंधकों की मौत हुई, बाकी 92 बाहिफाजत अपने घर पहुंचे। नेतन्याहू की मौत होती है और उनका जो उसकी शहादत पूरे इजराइल में इतना गर्व और इतना बड़ा नाम हो जाता है उसके बाद उस फैमिली का, कि आगे चलकर नेतन्याहू की इसी बहादुरी का कहते हैं कि शायद सिला है, जो उनके छोटे भाई बाद में राजनीति में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, और इसे एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट
का जो पुराना की यादें थी लोगों के दिल में, वो उनको जितवा देती है, और आज वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये थी पूरी कहानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। और ये इसलिए भी हमेशा याद रखी जाएगी कि वाकई एक 4000 किलोमीटर दूर दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करना, प्लेन को 100 फीट के नीचे तक की उड़ान रखना, बिना एटीसी को, बिना किसी को खबर दिए रनवे पर लैंड कराना, रनवे पर उतरने के बाद उसके बाद अपने लोगों को, और वो भी 1 2 4 लोग नहीं बल्कि करीब 116 लोग हैं, उनको छुड़ाना, वापस लेकर आना, मतलब सोच से परे की चीज है। और ये काम हमेशा इजराइल के इतिहास में, मोसाद के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी।